सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज शनिवार की क्लास है और एक स्पेशल आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 50 साल पुराना, जनवरी 30 1973 का। अब आप पूछोगे ये आर्टिकल क्यों? देखो, ये आर्टिकल 50 साल पहले छपा था इंडिया चाइना के रिश्तों पे। पढ़ने में बहुत आसान है, छोटा सा है, 20 मिनट की क्लास होगी आज की। लेकिन इसको आपको पढ़ के पता लगेगा 50 साल में इंडिया कितना बदल गया है। चाइना से 50 साल पहले हम कैसे बात करते थे और आज चाइना से कैसे बात करते हैं, आंख में आंख दिखा करके। चलिए शुरू करते हैं। फुल ऑफ ग्रामर और लर्निंग लेसन्स है ये छोटा सा आर्टिकल। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, सॉल्यूशंस इनके क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। अच्छे से क्लास को लो, चीज़ों को समझो और हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इसी नॉलेज के बेस पे। चलिए शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। बहुत प्राउड फील करोगे इस आर्टिकल को पढ़ के। कह रहे जी एन इनएग्जॉरेबल ड्रैगन। देखिए, ड्रैगन का मतलब तो आपको पता ही है, चाइना को ड्रैगन बोला जाता है। और इनएग्जॉरेबल एक वन वर्ड इंग्लिश में नया वर्ड होगा आपके लिए। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी या ऐसा इंसान जिसको मनाना बड़ा मुश्किल हो, आपसे रूठ करके बैठा हो, मानने को तैयारी ना हो। आप चाहते हो वो मान जाए, आपसे अच्छे से बात करे, आप उसको अपीज भी करते हैं, लेकिन बड़ा अकड़ू सा है, मानने से मना कर देता है। तो इनएग्जॉरेबल, रेलेंटलेस या इम्प्लेकेबल है ना। इम्प्लेकेबल इसके जो है सिनोनिम्स हैं। तीसरा वर्ड देख लेना, बहुत एडवांस सिनोनिम है इनएग्जॉरेबल का। कह रहा है जी चाइना जो ड्रैगन है ना, इनएग्जॉरेबल हुआ पड़ा इंडिया के लिए। इंडिया मनाना चाहता है, चाइना मानने को तैयार नहीं है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी पेकिंग हैज़ स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया improving its ties with Pakistan for meaningful Sino-Indian dialogue। कह रहे जो पैकिंग है ना, अब आप पूछोगे ये पैकिंग क्या है जी? सर ये बीजिंग का पुराना नाम है, 50 साल पुराना। पहले बीजिंग को पैकिंग बोला करते थे, बाद में माओ जेडोंग ने और बाद में दूसरे इनके जो प्रीमियर्स आए उन्होंने इसका नाम चेंज करके बीजिंग कर दिया। कह रहे जी जो चाइना है, जो आज का बीजिंग है या जिसको पैकिंग बोलते थे, उसने स्ट्रेस किया है, उसने जोर डाला है। किस चीज़ पे स्ट्रेस किया भाई? ऑन लगा के बता रहा है। उस इम्पोर्टेंस पे, महत्वपूर्णता पे, जो है इंडिया की इम्प्रूव करने की, इंडिया के रिश्तों को। और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अच्छा, क्यों करना इम्प्रूव? एक सार्थक, एक मीनिंगफुल साइनो इंडियन डायलॉग के लिए, चाइना इंडिया की बातचीत के लिए। तो इंडिया चाइना को मना रहा है 50 साल पहले कि बातचीत कर लो, लड़ाई मत करो, दोनों शांति से जीते हैं। लेकिन चाइना क्या बोल रहा है? मेरा दोस्त है पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान को मनाओ, उससे अच्छे से बात करो, फिर हम और आप बात करेंगे, नहीं तो तब तक बॉर्डर पे लड़ाई चलती रहेगी। बात आ रही है समझ में? ये था 50 साल पुराना भारत। आज कंपेयर करके देखो आज से। पैकिंग की वर्ब है हैज़ स्ट्रेस्ड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ग्रामर जो है ना, कॉन्सेप्ट इसमें वायलेट हुआ है। इस सेंटेंस में एक एरर है, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो एक बार पकड़ने की कोशिश करो। वो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करवा देता हूँ। चलो, जो लोग पकड़ पाए जरूर से कमेंट्स में बताना है ना। मुझे इस चीज़ की जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है कि कितने बच्चे क्लासेस कब से ले रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और वर्ब फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। अगर वो नाउन बन के आएंगे तब भी वो वैसे ही दिखेंगे, वर्ब बन के आएंगे तब भी वैसे दिखेंगे। चक्कर ये है कि नाउन फॉर्म में वो अपने बाद लेते हैं एक प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है, लेकिन वर्ब फॉर्म में उनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। तो इन वर्ड्स को आप जब भी देखें तो आप इनको तोल के देखें सेंटेंस में ये क्या काम कर रहे हैं। अगर तो ये नाउन है तो इनके बाद का प्रेपोजिशन लगना चाहिए, अगर ये वर्ब है तो इनके बाद का प्रेपोजिशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस मतलब दबाव डालना, वर्ब फॉर्म में। नाउन फॉर्म में स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। आ रही बात समझ में? दबाव डालना भी स्ट्रेस है और दबाव भी स्ट्रेस है। नाउन फॉर्म में स्ट्रेस अपने बाद में ऑन लेगा, वर्ब फॉर्म में स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ये V1 V2 V3 अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी। तो खाली स्ट्रेस वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आप नहीं बता सकते कि उसके बाद क्या आएगा। आपको चेक करना पड़ेगा वो नाउन है या एक्चुअल में सेंटेंस में वर्ब है। वैसे ही अटैक यानी कि हमला, अटैक वर्ब है यानी हमला करना। अगर नाउन हमले की बात हो रही है तो ऑन लेगा, अटैक ऑन द एनिमी। और अगर वर्ब अटैक की बात हो रही है तो नो प्रेपोजिशन आफ्टर द वर्ब अटैक। ऑर्डर भी ऐसे चलेगा, ऑर्डर मतलब आदेश, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना वर्ब फॉर्म में। डिमांड मतलब मांग, वर्ब फॉर्म में मांग करना। इम्पैक्ट मतलब असर, वर्ब फॉर्म में असर डालना। हीड मतलब सुनवाई, वर्ब फॉर्म में सुनवाई करना।
एम्फसिस मतलब दबाव, एम्फसाइज मतलब दबाव डालना, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, डिस्कशन मतलब बातचीत, डिस्कस मतलब बातचीत करना। तो जब ये वर्ब फॉर्म आएंगी ना भाई, तो इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। जब जब इनकी नाउन फॉर्म्स आएंगी, ये प्रेपोजिशन इनके बाद में फिक्स्ड है। अब ये कॉन्सेप्ट देखने में आपको लग सकता है डरावना कि सर मैं कैसे पता करूंगा, मेरे को कैसे याद रहेगा। आप पहले तो इनकी प्रेपोजिशन याद कर लो जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। द चैनल विल होल्ड अ लाइव डिस्कशन ऑन या अबाउट द इशू टुनाइट। ये जो चैनल है ये होल्ड करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा एक लाइव डिस्कशन को, बातचीत को, इस इशू के ऑन या इस इशू के अबाउट, इस इशू के ऊपर या इस इशू के बारे में। और कब करेगा? टुनाइट करेगा, आज ही रात में करेगा। अब देखो ये डिस्कशन जो वर्ड है ना, ये एक नाउन होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा नाउन कैसे बना, तो इसको ब्रेक करके देख लो सेंटेंस में। चैनल सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, होल्ड मेन वर्ब है। चैनल होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा भाई? एक डिस्कशन को होल्ड करेगा। व्हाट का रिप्लाई कर दिया इस नाउन ने होल्ड नाम की वर्ब से। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं मैं, लेकिन यही तरीका है सेंटेंस में नाउन और वर्ब को पहचानने का। तो भैया वर्ब तो ये बन चुकी है, और तो ये रह गया नाउन। नाउन अपने बाद में डिस्कशन ऑन, ऑफ या अबाउट लेता है, ये दोनों सही हैं। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल डिस्कस अबाउट द इशू इन अ लाइव सेशन ऑन द चैनल। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वहां बताया था कि अबाउट नहीं आएगा। अबाउट क्यों नहीं आएगा? कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस मेन वर्ब है। वर्ब जो है डिस्कस अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, तो डिस्कस करते हैं लेकिन बिना किसी प्रेपोजिशन के। ये अबाउट लगाया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। वैसे ही इकोनॉमिक रिसेशंस इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस सीवियरली। आर्थिक मंदियां जो हैं असर डालती हैं व्यापारों पे बहुत बुरे से। इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस। लेकिन दूसरा देखो, इकोनॉमिक रिसेशंस लीव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस। इकोनॉमिक जो रिसेशंस हैं वो एक बहुत बुरा असर रखते हैं बिजनेसेस के ऊपर। देखो फर्स्ट केस में इंपैक्ट एक वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की, वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लो रिसेशंस के हिसाब से। सेकंड सेंटेंस में लीव मेन वर्ब है, लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट इंपैक्ट नाम का नाउन है। और इंपैक्ट की खासियत ये है कि नाउन फॉर्म में ऑन अपने बाद में लेता है, वर्ब फॉर्म में अपने बाद में नहीं लेता है कोई प्रेपोजिशन। तो भैया पहले सेंटेंस में इंपैक्ट के बाद में कुछ नहीं आएगा, दूसरे में ऑन आएगा। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ में? कई जगह इंपैक्ट दिखेगा बिना प्रेपोजिशन के, कई जगह इंपैक्ट दिखेगा प्रेपोजिशन के साथ में। ये फॉर्मूला लगा के पता लगेगा कब प्रेपोजिशन आएगी, कब प्रेपोजिशन नहीं आएगी। चलिए बाकी ये डिटेल में बेसिक्स में हो चुका है। चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट रखिए, चला के देखना। लास्ट का जो जोड़ा है आपको खुद सॉल्व करना है। स्ट्रेस के बाद में ऑन कब लगेगा और ऑन कब नहीं लगेगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में सही करके डालो भाई, फर्स्ट में ऑन लगेगा या सेकंड में नहीं लगेगा, सेकंड में लगेगा या फर्स्ट में लगेगा, चेक करके बताओ। ठीक है, डालना कमेंट्स में। बढ़े आगे। चलो अब जल्दी से इसकी वोकैब दिखा देता हूँ आर्टिकल की, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ पाएं। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ textbook.com। एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में ढेरों सारे एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। 60 से 65 हज़ार मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। और ये सारे मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे नए पैटर्न के हिसाब से हैं। एसएससी बैंक का जो नया पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से नए मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अब देखो इस पास पे बम्पर सेल चल रही है, लोवेस्ट प्राइस एवर मिल रहा है आपको। 1 ईयर मॉक टेस्ट पास 269 में मिल रहा है, 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी के साथ। तो 1 साल का पास लोगे, प्राइसेस भी कम है, 1 साल का एडिशनल वैलिडिटी उस पास में इंक्लूडेड आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का, जाके क्लिक करें। 1 ईयर पास आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ दिखाएगा 299 में। एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए कोड लगाएं YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269। अगर मॉक टेस्ट पास की आपको ज़रूरत थी, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अ मॉक टेस्ट पास। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, रेलेंटलेस से शुरू करेंगे और रेलेंटलेस से चलते हुए बोना फाइडे की तरफ चलेंगे। देखिए रेलेंटलेस वो है जो रेलेंट करने को तैयार ना हो। और रेलेंट वर्ड को आपने समझ लिया तो इसके दोनों मीनिंग समझ जाओगे रेलेंटलेस के। रेलेंट का पहला मीनिंग होता है हथियार डाल देना, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है रुक जाना, किसी काम से बाज आ जाना। मैं आपको बोल रहा हूँ यार ऐसे मत कर, आपने बोला ले भाई नहीं करता, तूने बोला ना चल नहीं करता, तो मेरी बात मान ली तो भी रेलेंटलेस है आप। बात मान ली तो फिर आप रेलेंट कर चुके हैं, लेस नहीं है, रेलेंट कर चुके हैं। और या फिर आपने हथियार डाल दिए जंग के अंदर, युद्ध के अंदर, तो भी आपने सरेंडर कर दिया, रेलेंट कर दिया। अब इससे 2 मीनिंग निकले। पहली चीज़
कभी भी किसी चीज़ का सरेंडर ना करना रेलेंटलेस होना कहलाता है ना। बहुत ही मर्सीलेस, क्रूल होना, एकदम निर्दयी होना, बिल्कुल मानना ही मत किसी की बात को, रेलेंटलेस कहलाएगा। दूसरा, रेलेंटलेस का मतलब है किसी चीज़ का कभी ख़त्म ना होना, सीज ना होना, हमेशा चलते रहना। यूज़ करके दिखाता हूँ। द रिबेल्स सरेंडर्ड बिफोर अ रेलेंटलेस आर्मी। रिबेल्स ने, लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया एक रेलेंटलेस आर्मी के सामने, बहुत ही क्रूल और मर्सीलेस आर्मी के सामने, ऐसी फौज के सामने जो हथियार डालने को तैयार नहीं थी, तो इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। वैसे ही रेलेंटलेस ट्रैफिक नॉइस अफेक्ट्स माय वर्क। कभी ना सीज होने वाला, ख़त्म होने वाला ट्रैफिक का जो शोर है प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है मेरे काम को। चलिए, रेलेंटलेस के कुछ सिनोनिम्स अपने पास हैं, इन्हीं में से एक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अनरिलेंटिंग, अनयील्डिंग, इनएग्जॉरेबल आपने अभी भी देखा था, इम्प्लेकेबल इसका सिनोनिम है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ इन वर्ड्स की आप फील ले सको। इनएग्जॉरेबल वो आदमी है जो बस जिसने सोच लिया अब करके ही मानेगा वो, आप उसको कितना भी मना लो आपकी बात से वो तैयार नहीं होगा। चलिए, अगला वर्ड है पैल्पेबल। ये जो पैल्प वर्ड है ना इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छू के महसूस करना। और पैल्पेबल हर वो चीज़ है जिसको महसूस किया जा सकता है। छूने की ज़रूरी बात नहीं है, चाहे तो आप उसको साइकोलॉजिकली महसूस कर रहे हो, मेंटली, या आप उसको फिजिकली महसूस कर रहे हो। अगर मैंने आपके कंधे पे हाथ रखा है तो मेरा टच पैल्पेबल है, और अगर कहीं पे बहुत गर्म माहौल है तो वहाँ पे तनाव पैल्पेबल है ना, समझ गए ना, इस तरीके से। आफ्टर एन आर्गूमेंट टेंशंस इन द रूम वर पैल्पेबल। बहस के बाद में रूम के अंदर टेंशंस जो है पैल्पेबल थी, नोटिसेबल थी, महसूस की जा सकती थी, एपरेंट थी। डिसर्निबल, एविडेंट, परसेप्टिबल, प्रोनाउंस सभी इसके सिनोनिम है। परसेप्ट वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को महसूस करना। आज परसेप्टिबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, जिसको महसूस किया जा सके, परसेप्टिबल या पैल्पेबल। चलिए अगले वर्ड की तरफ। ओवरचर। ओवरचर वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का, जैसे खाने से पहले सूप आता है ना, वो उसका ओवरचर होता है। जैसे मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, वो उसका ओवरचर होता है, इंट्रोडक्शन टू समथिंग। दूसरा ओवरचर वर्ब का मतलब होता है, वर्ड का, नाउन का, एक प्रपोजल या सजेशन। और कैसा सजेशन? सामने वाले की फीलिंग को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको कुछ ओवरचर दूं, एक छोटा सा प्रपोजल दूं, देखने के लिए कि आप क्या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पूरी बात ना बोलूं, हल्का सा आपको प्रपोजल दूं, वो भी एक ओवरचर है। और वैसे इंट्रोडक्शन भी एक ओवरचर होता है। ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर। ड्रिंक्स को डिनर का ओवरचर बनाया गया। पहले ड्रिंक सर्व की गई, सबको शराब पिलाई गई, फिर सबको खाना खिलाया गया, है ना। जैसे अंग्रेज लोग खाना खाते हैं ना, ऐसे ही खाते हैं वो, तो ओवरचर। वैसे ही शी रिजेक्टेड हिज फ्रेंडली ओवरचर्स। उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया उसके दोस्ती भरे प्रपोजल को, सजेशन को या ओवरचर को। प्रिल्यूड, प्रेफेस, प्रिकर्सर इसके सिनोनिम्स हैं। आज इस वर्ड को आर्टिकल में आप देखेंगे दूसरे वाले मीनिंग में। चलिए लास्ट दो वर्ड्स हैं अपने पास, बोना फाइडे एंड बोना फाइडेस। बोना फाइडे एक एडजेक्टिव है, बोना फाइडेस एक नाउन है। जिसमें एस लग गया वो नाउन है। एडजेक्टिव फॉर्म में देखो इस वर्ड का मतलब क्या है। बोना मतलब अच्छा, बोन मतलब अच्छा, है ना। और फाइडे बना है विश्वास से, यकीन से, यानी कि यकीन। बोना फाइडे का मतलब होता है जेन्युइन या ओरिजिनल, जिसमें आपको अच्छा यकीन हो, जिस चीज़ के अंदर आपका विश्वास हो, आपको लगता हो ये सही है, एडजेक्टिव फॉर्म में। ही ऑफर्ड अस अ हेल्प विद अ बोना फाइडे इंटेंशन। उसने हमें हेल्प का ऑफर दिया एक अच्छी या जेन्युइन इंटेंशन के साथ में। उसकी इंटेंशन हमें समझ में आ रही थी कि जेन्युइनली वो हेल्प करना चाह रहा है। लेकिन नाउन फॉर्म में बोना फाइडेस का मतलब होता है किसी आदमी के जेन्युइन इंटेंशंस, और ये वर्ड हमेशा प्लूरल होगा, इसके पीछे हमेशा एस लगेगा। आई बात समझ में? किसी भी आदमी के अंदर की ईमानदारी, आपके लिए सहानुभूति, अच्छी भावना, इसका जो एविडेंस है वो उसके बोना फाइडेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कैरीज आउट अ पुलिस वेरिफिकेशन टू चेक बोना फाइडेस ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सरकार एक पुलिस वेरिफिकेशन को कैरी आउट करवाती है, सबका पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है, ताकि आपके बोना फाइडेस को चेक किया जा सके। और किनके? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, ऐसे लोग जिनको सरकार ने नौकरी के लिए सिलेक्ट किया है। तो नौकरी से पहले आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हालांकि वो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी सरकार करवाती है। तो वो आपके ट्रू या जेन्युइन इंटेंशंस को चेक करने के लिए किया जाता है, कहीं आप कोई गलत आदमी तो नहीं है। ऑथेंटिसिटी इसका सिनोनिम है, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए, आपने और मैंने जब से इंडिया देखा है पिछले 30-35 सालों से, है ना, आपकी एज भी इतनी होगी 20-25 के आसपास, मेरी एज भी इतनी है 30-35 के आसपास, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया देखा है, बहुत मजबूत भारत देखा है। इतना मजबूत कि इसका रशिया भी दोस्त है, यूएस से इसका पार्टनर बना हुआ है, डिफेंस पार्टनर। लेकिन यूएस को जब मन होता है जवाब भी दे देता है।
पाकिस्तान जैसी कंट्री में जा करके सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है और चाइना जैसी महाशक्ति को, वर्ल्ड पावर को सामने से जवाब देना जानता है जब भी मिलिट्री के आपस में जंग होती है। ऐसा मजबूत भारत हमेशा से नहीं रहा है। 1973 का ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा भारत मजबूत नहीं था, इंडिया मजबूर था। चाइना और पाकिस्तान दोनों टीम बना के रहते थे, दोनों मिल करके इंडिया को परेशान करते थे। इंडिया चाइना से वॉर हारने के बाद भी 10 साल बाद तक गिड़गिड़ा के बोल रहा है कि चलो अपने रिश्ते अपने सही कर लेते हैं, लेकिन चाइना ये बोल रहा है कि रिश्ते तो तभी सही होंगे जब हमारा दोस्त पाकिस्तान आप उसको मनाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो 1973 का आर्टिकल आपको आपकी हिस्ट्री बता रहा है, कहाँ से चल के आप कहाँ पहुँच गए हैं 50 सालों के अंदर। रिपोर्टिंग टोन है इस आर्टिकल की, छोटा सा आर्टिकल है। चलिए शुरू करें। कह रहे जी, द रिसेंट इंडियन overtures to China have not led to any perceptible change in its general attitude। इतना ही पढ़ लो, इससे आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। कह रहे जी, हाल में जो इंडिया के ओवरचर्स आए हैं ना, जो दोस्ती के प्रस्ताव आए हैं, जो प्रपोजल्स आए हैं, और किसके लिए? चाइना के लिए। कह रहे जी, ये प्रपोजल्स जो है ना, लीड टू नहीं करके गए हैं, ये इंडिया को लेके नहीं गए हैं। और कहाँ तक? किसी भी फील किए जा सकने वाले, महसूस किए जा सकने वाले बदलाव की तरफ। और किस में? इसके जनरल एटीट्यूड में। इट्स का मतलब है चाइना। तो इंडिया ने खूब दोस्ती के प्रस्ताव भेजे जंग में हारने के बाद भी, लेकिन उन प्रस्तावों का, प्रपोजल्स का चाइना के एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं ला पाए वो सारे के सारे प्रपोजल्स। कह रहे लेकिन बट नेवरदलेस देयर आर सम इंडिकेशंस दैट पेकिंग इज नो लॉन्गर barring its door completely against all possibilities of better relations। कह रहे लेकिन nevertheless यानी कि फिर भी, nevertheless मतलब despite everything यानी फिर भी। कह रहे जी लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशन ज़रूर मिले इंडिया को, इस चीज़ के कुछ अंदेशे ज़रूर मिले हैं कि जो पैकिंग है, जिसको आजकल बीजिंग बोला जाता है, जो चाइना है, अब वो बिल्कुल भी बार नहीं कर रहा, बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा। बार करना मतलब रोक देना, बंद कर देना अपने दरवाज़ों को, अपने डोर्स को। और कैसे? पूरे तरीके से, कंप्लीटली। और किसके सामने? सभी उन पॉसिबिलिटीज़ के सामने, संभावनाओं के सामने जो है बेहतर रिश्तों की, बेटर रिलेशंस की। अच्छा, कैसे होंगे बेटर रिलेशंस? एक्सेप्ट ऑन इट्स ओन नैरो टर्म्स, छोड़ करके एक्सेप्ट इसकी खुद की बहुत ही नैरो, बहुत ही स्ट्रिक्ट जो शर्तें हैं उनको। तो बीजिंग कहता है कि मेरी शर्तें मान लो, मेरी शर्तें मान लोगे तो हमारे जो है रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ अमेरिका से दूरी बना लो, यूएसएसआर से दूरी बना लो, हमसे दोस्ती रखो, पाकिस्तान के सारे प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दो, तो हम आपसे दोस्ती का प्रस्ताव जो है मान लेंगे। तो ये जो नैरो टर्म्स छोड़ करके बीजिंग बोलता है कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिकेशन मिली है कि बावजूद अपनी नैरो टर्म्स के ना फुलफिल होने के भी बीजिंग इंडिकेशन ये दे के कह रहा है कि हो सकता है हम आपसे बातचीत कर लें, हमारे दरवाजे नो लॉन्गर बार्ड हैं कंप्लीटली आपके खिलाफ, आपके सामने। समझ आ रहा है जनरल मूड पूरे आर्टिकल का? चलिए, ओवरचर्स सब्जेक्ट है। ओवरचर्स का मतलब होता है प्रपोजल, बताया था मैंने आपको वर्ड है ना, फ्रेंडली प्रपोजल, फ्रेंडली जो है किसी को प्रस्ताव। ओवरचर्स की वर्ब है हैव नॉट लेड टू, लीड टू करना, किसी चीज़ की तरफ ले जाना। परसेप्टिबल, नोटिसेबल, पैल्पेबल, एविडेंट, डिसर्नेबल, जिसको महसूस किया जा सके, है ना। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं आया परसेप्टिबल वाला। इंडिकेशंस की वर्ब है देयर, लेकिन देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब का सब्जेक्ट इंडिकेशन इसके बाद में रखा गया है। अगर इंडिकेशन सिंगुलर होता तो वर्ब आर नहीं, यहाँ पे इज लगी होती है ना। वर्ब और सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के हिसाब से आते हैं। पैकिंग का मतलब है बीजिंग यानी चाइना, इसकी वर्ब है इज बारिंग। बार का मतलब है रोक देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है बीजिंग? कह रहा है जी इन देयर इनफॉर्मल टॉक्स विद चाइनीज डिप्लोमेट्स इन वेरियस वर्ल्ड कैपिटल्स, द चाइनीज एनवॉयज हैव लेटली बीन स्ट्रेसिंग that once India normalizes its relations with Pakistan, there should be no great difficulty in initiating the necessary moves for a matching improvement in Sino-Indian relations। अब वही पाकिस्तान वाला एंगल बीच में आ रहा है। कह रहे जी अपनी अनौपचारिक बातचीत में, इनफॉर्मल टॉक्स में, ऐसे नहीं हो जाती फ़ोन पे, कागज़ पे नहीं हो रही, इनफॉर्मल हो रही है। और किसके साथ में? फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ में, दुनिया की अलग अलग वर्ल्ड की कैपिटल में। भाई इंडिया का जो डिप्लोमेट्स हैं, चाइना का जो डिप्लोमेट है कहीं ईरान में बैठे हैं, अपनी आपसी बात कर रहे हैं। तो ऐसी इनफॉर्मल बातें जो हो रही है ना इंडिया और चाइना के डिप्लोमेट्स में। कह रहे हैं इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि चाइना के जो एनवॉयज़ हैं, चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके, समझ गए ना, डिप्लोमेट्स हैं,
वो अभी अभी लेटली, हाल ही में लेटली इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ पे जोर डाल रहे हैं दैट वो ये कि एक बार जब इंडिया नॉर्मलाइज कर लेता है, नॉर्मल बना लेता है अपने रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ, चाइना के आयरन ब्रदर के साथ, तो क्या होगा, फिर कोई भी ग्रेट डिफिकल्टी नहीं होगी, बड़ी जो है मुश्किल नहीं होगी इनिशिएट करने में, शुरू करने में उन हरकतों को, नेसेसरी मूव्स को, जो होगी एक बराबरी की इंप्रूवमेंट की, मैचिंग इंप्रूवमेंट की साइनो इंडियन रिलेशंस में, चाइना और इंडिया के रिश्तों में। साइनो मतलब चाइना है ना, चाइना इंडिया के लिए इंडो बोलते हैं, अमेरिका के लिए कुछ और बोलते हैं, चाइना के लिए साइनो बोलते हैं। तो बीजिंग बोल रहा है सबको, इंडियन डिप्लोमेट्स को, दूसरी कंट्रीज़ में, कि आप अपनी सरकार को बोलो कि पाकिस्तान से अच्छे से बात करना शुरू कर दे, हम भी अपना जो है ना अपनी तरफ से अच्छे से बात करेंगे इंडिया से, अगर पाकिस्तान से आप अच्छी बात करते हो। एंड वॉइस की वर्ब है हैव बीन स्ट्रेसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है, पीपीसी है ना, बीजिंग ऐसा स्ट्रेस करता आ रहा है। इंडिया की वर्ब है नॉर्मलाइजेस, डिफिकल्टी की वर्ब है शुड बी। अगेन क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। मैचिंग इंप्रूवमेंट मतलब बराबरी की इंप्रूवमेंट, जितने बेहतर आप पाकिस्तान से रिश्तों को करोगे उतने बेहतर चाइना से भी आपके रिश्ते हो जाएंगे, मैचिंग इंप्रूवमेंट आएगा दोनों के रिश्तों में। इनिशिएट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या धमकी मिली बीजिंग से। अगले दिन ये हुआ, द अदर डे द चाइनीज चार्ड अफेयर्स इन दिल्ली is reported to have hinted to his fellow diplomats in with the obvious expectation that the message would get across to the Indian government। कह रहे जी एक और दिन, द अदर डे, द अदर डे का मतलब है भाई ये सब बातें हुई थी, ये तो चल ही रही हैं, इसके साथ साथ एक खास दिन कुछ और भी हुआ है। कह रहे जी एक खास दिन, एक अदर डे, चाइना की जो चार्ज अफेयर्स हैं। अब ये चार्ज अफेयर्स कौन होते हैं? जो आदमी अफेयर्स के चार्ज में हो एक फॉरेन कंट्री में। देखो वैसे तो होता है एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, एम्बेसडर होता है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में, हाई कमिश्नर होता है कॉमनवेल्थ कंट्री में। लेकिन कभी कभी जब एम्बेसडर छुट्टी पे हो तो उसके असिस्टेंट को बोल देते हैं चार्ज अफेयर्स, जो कि एम्बेसडर की गद्दी पे बैठता है, उसके काम को संभालता है। कह रहे जी भारत में जो चाइना के एम्बेसडर का जो असिस्टेंट है, चार्ज अफेयर्स है दिल्ली के अंदर, वो ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, उसकी ऐसी रिपोर्ट आई है। और क्या रिपोर्ट आई है भाई? इस चाइनीज़ की ये रिपोर्ट आई है कि ये हिंट करके गया है अपने फेलो डिप्लोमेट्स को, इंडिया में जो इसके राजनीतिक बैठे ना डिप्लोमेट्स बराबरी के, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में, इस आशा के साथ में कि जो वो मैसेज दे रहा है वो गेट अक्रॉस होगा, वो क्रॉस करके जाएगा इंडिया की सरकार तक। और क्या मैसेज है? दैट चाइना नीड नॉट वेट फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इंडो पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, कि चाइना को अब ज़रूरत नहीं है सेटलमेंट की, सेटल कर लेने की सारे के सारे पेंडिंग या आउटस्टैंडिंग इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम्स को। तो अभी तक तो चाइना वेट कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान अपने रिश्तों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिया से बात करेंगे। तो इसने हिंट से ये दे दी कि भाई अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, बनाते हो रिश्ते पाकिस्तान से बना लो, नहीं बनाते हो तो भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हो। और ये क्यों होगा सारा काम? फॉर सेटिंग द बॉल रोलिंग फॉर एन अर्ली साइनो इंडियन डायलॉग। सेट द बॉल रोलिंग करने के लिए, ये एक इडियम इंग्लिश में, इसका मतलब होता है चीज़ों की शुरुआत करना। चीज़ों की शुरुआत करने के लिए एक जल्दी में इंडिया चाइना के डायलॉग को, आपसी बातचीत को। आई थिंक समझ पा रहे होंगे माहौल को। चाइना इंडिया से बात ही नहीं कर रहा है ठीक से, कह रहा है कि पाकिस्तान से बात करोगे तब मैं बात करूंगा। फिर 10 साल बाद बोल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, पाकिस्तान से आपके इशू बाद में देख लेना, चलो कहते हो तो बाद में कर लेता हूँ, है ना। इस तरह का माहौल बना हुआ था। चार्ज अफेयर्स की वर्ब है इज़ रिपोर्टेड, मैसेज की वर्ब है वुड गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस मतलब आगे तक पहुँचना, पार जाना। चाइना की वर्ब है नीड नॉट वेट, ठीक है। नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वेट यहाँ पे मेन वर्ब है। नीड एक सूडो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वाले चैप्टर को चलाओगे तो वहाँ आपको अच्छे से बताया हुआ। आज के कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में नहीं ले रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। नीड हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है कभी कभी, इस केस में बनी हुई है। सेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्टिविटी की शुरुआत करना। फिर और क्या हुआ? ही इंडिकेटेड दैट पैकिंग वुड बी इन ए पोजिशन कंसिस्टेंट विद इट्स कमिटमेंट टू पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द लेटेस्ट इंडियन मूव्स फॉर बेटर रिलेशंस। फिर उसने इंडिकेट भी कर दिया, ये इशारा भी दे दिया इस चाइना के डिप्लोमेट ने, कि जो बीजिंग है, जो पैकिंग है, वो एक पोजीशन में होगा, एक सही सिचुएशन में होगा, और वही सिचुएशन जो कंसिस्टेंट विद है, जो अकॉर्डिंग टू है, बिल्कुल हिसाब से है बीजिंग के वादों की जो इसने किए हैं पाकिस्तान को। अच्छा क्या करने में? पोजीशन किस चीज़ की?
रिस्पॉन्ड करने की, प्रतिक्रिया देने की, जवाब देने की अच्छे तरीके से फेवरेबली इंडिया ने हाल ही में जो मूव्स किए हैं, हाल ही में जो प्रपोजल भेजे हैं अच्छे रिश्तों के, बेटर रिलेशंस के, कब होगा ये अच्छी पोजीशन में? अभी लगा के बता रहे। इफ एटलीस्ट अ मेजर रिटेंट लाइक द प्रिजनर ऑफ वॉर इशू वॉज रिमूव्ड सून। कह रहा है अगर एक बड़ा सा इशू भी जो है ना, एटलीस्ट कम से कम एक बड़ा सा भी रिश्तों में जो इरिटेंट है, जो चिड़न की वजह है, इरिटेशन है, जैसे कि प्रिजनर ऑफ वॉर का इशू, इंडिया ने जो 90,000 पाकिस्तान के सैनिक पकड़े हुए हैं जो है 71 की लड़ाई से, कह रहे ये इशू भी रिमूव हो जाए बहुत जल्दी अगर इस इशू को भी इंडिया सॉल्व कर दे। तो इंडिकेट तो कर रहा है चाइना के डिप्लोमेट साथ साथ में कि पाकिस्तान के सारे कैदियों को छोड़ दो जो आपने बांग्लादेश वॉर में पकड़े थे 90,000, है ना, इनको छोड़ दो, तो कम से कम इसी बहाने हम आपसे बातचीत कर लेंगे, आप हमारे पाकिस्तान को थोड़ी हेल्प करो। ही की वर्ब है इंडिकेटेड, पैकिंग की वर्ब है वुड बी, इशू की वर्ब है वॉज रिमूव्ड। इरिटेंट का मतलब होता है इरिटेशन करने वाला, अनॉय करने वाला, चिढ़ाने वाली कोई चीज़। कंसिस्टेंट विद मतलब इन ट्यून विद, इन लाइन विद या अकॉर्डिंग टू, है ना। तो बीजिंग के कुछ कमिटमेंट है पाकिस्तान को कि हम और आप मिलकर रहेंगे और इंडिया को अपने टीम बना करके घेरेंगे, तो उस कमिटमेंट के हिसाब से चल रहा है बीजिंग जो भी करना चाह रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब छोटा सा रह गया, खत्म हो गया आर्टिकल। कह रहे द चाइनीज आर नॉट इंसिस्टिंग नाउ एज दे डिड बिफोर दैट इंडिया शुड फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स बोनाफाइड्स बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोवियत यूनियन। कह रहे जी जो चाइना वाले हैं, चाइनीज़, ये अब इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। इंसिस्ट करना मतलब दबाव डालना, प्रेशर डालना, अब जा करके नाउ। कह रहे हैं कि जैसा वो किया करते थे पहले, एज दे डिड बिफोर। और क्या इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं? दैट वो ये कि इंडिया पहले इस्टेब्लिश करे, इंडिया पहले अच्छे से बनाए अपने बोनाफाइड को, अपनी अच्छी इंटेंशंस को। बोनाफाइड मैंने आपको बता दिया, आपकी गुड इंटेंशन, आपकी ऑथेंटिसिटी, है ना। तो पहले इंडिया अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाए, इस्टेब्लिश करे अपनी बोनाफाइड को। और कैसे? दूर जा करके अपनी दोस्ती को तोड़ करके सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ। तो चाइना ये भी कहता था कि यूएसएसआर से दूरी बनाओ, तब आप हम और आप जो है बातचीत करेंगे, एक दूसरे से शांति से रहेंगे। अच्छा, और कौन सा काम करके? एंड टेकिंग अप ए पोजिशन ऑफ इक्वी डिस्टेंस एज अ सोर्ट ऑफ प्री कंडीशन। और टेक अप करके एक पोजीशन को जो है इक्वी डिस्टेंस की। इक्वी डिस्टेंस मतलब सबसे बराबरी की डिस्टेंस, अमेरिका से भी डिस्टेंस, यूरोप से भी डिस्टेंस, यूएसएसआर से भी डिस्टेंस, किसी को दोस्त मत बनाओ। तो ऐसी पोजीशन आप टेकअप करोगे तभी आपसे बात करेंगे। तो इस बार इसने क्या बोला चाइना ने कि हम इन बातों पे अब जो आपसे अड़ेंगे नहीं, इंसिस्ट नहीं करेंगे, डिमांड नहीं डालेंगे, आप करना चाहो तो आप करते रहो ये दोनों काम। और ये दोनों काम ये कहता था ये सॉर्ट ऑफ होंगे, की तरह होंगे, एक प्री कंडीशन के, एक पहले नेसेसरी कंडीशन के। और किस लिए? फॉर एंटरिंग इनटू एनी पर्पसफुल डिस्कशंस विद इट, एंटर इनटू करने के लिए, शुरू करने के लिए किसी भी मीनिंगफुल बातचीत को बीजिंग के साथ। तो ये कहना था बीजिंग का, सबसे दूरी बनाओ, सोवियत यूनियन से दोस्ती तोड़ो, जब ये काम हो जाए फिर हमारे पास आओ, तब हम चेक करेंगे आपकी इंटेंशन सही है और आपसे बातचीत करेंगे। चलिए लास्ट सेंटेंस आपने पढ़ लिया। थोड़ा टेढ़ा आर्टिकल है, मुझे पहले इजी लग रहा था पढ़ने में खुद, अब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना इजी भी नहीं है। चाइनीज़ की वर्ब है आर नॉट इंसिस्टिंग, चाइनीज़ आप जानते हैं। दे की वर्ब है डिड, इंडिया की वर्ब है शुड इस्टेब्लिश। इंसिस्ट करना किसी चीज़ पे, जोर डालना किसी चीज़ पे, प्रेशराइज करना सामने वाले को। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबरी की डिस्टेंस की पोजीशन, सबसे दूरी बना करके रखने की पोजीशन इक्वी डिस्टेंस कहलाती है। बोनाफाइड मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा नाउन है जो अपने आगे हमेशा एस यानी कि प्लूरलिटी को रखेगा। एक कॉन्सेप्ट भी करवा देता हूँ इसी जो है रूल के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे आप हमेशा एस लगा हुआ देखेंगे, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। बाइनोकुलर, स्पेक्टेकल्स, जीन्स, शॉर्ट्स, शूज़, सॉक्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना। वैसे ही आर्म्स, अगर वेपन्स की बात हो रही है तो आर्म्स, बोनाफाइड्स, थैंक्स, पटाखे, फायरवर्क्स, एशेज़ यानी कि राख, आर्काइव्स मतलब कि रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स, है ना। आर्म्स मतलब भीख, एनल्स मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का, पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, तो पूरा रिकॉर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं एनल्स। एरियर्स मतलब बकाया पैसे, प्रीमाइसेस मतलब बाउंड्री, आउटस्कर्ट्स मतलब बाउंड्री, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण। तो ये सारे ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगेगा अगर आपको इनको नाउन की तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो ये नाउन वाले चैप्टर में सेकंड या थर्ड वीडियो में बेसिक्स में आपको करवाया हुआ है। कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैंने बना दिए हैं, एक बार इनको ट्राई करके देख लेते हैं। शी बॉट अ न्यू स्पेक्टिकल फ्रॉम द मार्केट, उसने एक नया चश्मा बाजार से खरीदा। हिंदी में सेंटेंस सही है लेकिन इंग्लिश में गलत है। स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता है चश्मों के लिए। और अगर आपको स्पेक्टिकल्स लगाना है
और एक ही स्पेक्टिकल्स है यानी एक ही चश्मा है, तो आप लिखेंगे अ न्यू पेयर ऑफ। ठीक है, तो अ जो लगाया ना आपने अ, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा पेयर से, और पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स पूरा फ्रेज भी बन जाएगा एस के साथ में। ठीक है, तो इनके साथ यही ट्रिक है, अगर आप इनको प्लूरल बनाना चाहते हो और साथ में कोई सिंगुलर आर्टिकल लग गया तो फिर बीच में पेयर ऑफ लगा दो। द वर्कर्स वर गिवन एकोमोडेशन इन द प्रीमाइस ऑफ द फैक्ट्री। वर्कर्स को रहने की जगह दी गई थी, एकोमोडेशन दिया गया था फैक्ट्री के प्रीमाइस में, फैक्ट्री की बाउंड्री में। अगर बाउंड्री वर्ड की बात कर रहे हो ना तो भाई तो वो प्रीमाइसिस होता है, ये वर्ड एस के साथ में आता है। प्रीमाइस वर्ड का कुछ और ही मीनिंग है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रीमाइसिस है ना बाउंड्री, तो इन वर्ड के मीनिंग बदल जाएंगे अगर आप इनका एस निकाल दोगे, या फिर ये वर्ड इनवैलिड हो जाएगा अगर बिना एस के आएगा। वैसे ही अ मैसिव फायर अकर्ड एट ए कंस्ट्रक्शन साइट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। एक बहुत बड़ी फायर हुई एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, आग लग गई सिटी की चार दीवारी पे, सिटी के बाहर की तरफ, तो आउटस्कर्ट्स। ठीक है, आउटस्कर्ट्स। ध्यान रखना इन वर्ड्स का, जितना हो सके स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार आपको आपकी रीडिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पे गलती हो गई है राइटर से, बोनाफाइड्स लिखना चाहिए था, प्लूरल बनाना चाहिए था, ये नाउन है, इट्स नाम के एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है। चलिए, एंटर के बाद में इनटू भी आता है, एंटर के बाद में नो प्रीपोजिशन भी आती है, एंटर के बाद में ऑन भी आता है। अगर एंटर कहीं फिजिकली हो रहे हो, किसी बिल्डिंग में घुस रहे हो, किसी घर में घुस रहे हो, फिजिकल एंटर होने के लिए एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी से कोई डिस्कशन में, कोई कॉन्ट्रैक्ट में या किसी डील में एंटर कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएशन, अगर ऐसी चीज़ों में किसी के साथ घुस रहे हो तो एंटर के बाद में इनटू लगेगा। वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वी एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन, वी एंटर इनटू अ निगोशिएशन। और एंटर ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी, स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आज आपका रिपीट हो गया, बहुत दिनों बाद आया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको बना करके देख लेते हैं। लेट कमर्स वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। देरी से आने वालों को रोक दिया गया एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से। फिजिकली एंटर होना है, फिजिकली एंटर होने के लिए एंटर के बाद में नो प्रीपोजिशन, तो इनटू को यहाँ से निकाल दो। द कंपनी हैज़ एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है सरकार के साथ। निगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन में एंटर हुई है, तो एंटर्ड इनटू। ठीक है, बस यही पूरा फॉर्मूला है। तीसरा देख लो, द एक्टर हैज़ एंटर्ड इनटू अ सिंगिंग करियर। एक्टर ने शुरू किया है एक सिंगिंग करियर को, नई शुरुआत की है एक सिंगिंग करियर की। नई शुरुआत करते हैं तो एंटर ऑन। ठीक है, एंटर्ड ऑन। चलिए, यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। काफ़ी कुछ लर्निंग लेसन्स आपको मिल गए हैं। आ जाओ अपने क्विज पे जल्दी से। क्वेश्चन इजी नहीं बने हैं, थोड़े अच्छे लेवल के हैं ना, कोशिश करोगे तो तभी आंसर निकलेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक सेकेंड ना, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पैसेज जो है क्या सजेस्ट करता है चाइना की कमिटमेंट को पाकिस्तान को लेकर के। चाइना की कमिटमेंट कैसी है पाकिस्तान को लेकर के। चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, चाइना सपोर्ट कर रहा है इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना चाहता है कि ये इम्प्रूव कर दे रिलेशन को इंडिया के साथ में, चाहे पाकिस्तान का एक्सपेंस इसको देना पड़े। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भले ही हाथ से निकल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सपेंस हो पाकिस्तान पे भी, मैं इंडिया से रिलेशन ज़रूर इंप्रूव करूंगा। या फिर चाइना कमिटेड टू है, इसने वादा कर रखा है कि पाकिस्तान के भगोड़े कैदियों को, प्रिजनर ऑफ वॉर को फ्री करेगा। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन है? जिनको वॉर के बाद में कैदी बना लिया सामने वाली पार्टी ने, है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो बताओ भाई, चारों में से क्या लगता है आपको, चाइना क्या चाहता है? आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाओगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, पहले खुद से ट्राई दो, फिर मेरे आंसर से मैच करना। सेकंड देखो भाई, इस पूरे आर्टिकल से क्या इन्फर किया जा सकता है, एज टू यानी कि बारे में उस एटीट्यूड के जो इंडिया और चाइना का एक दूसरे की तरफ। तो क्या एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ? चाइना कोशिश कर रहा है लुभाने की, अपीज करने की एक अड़े हुए इंडिया को, इम्प्लेकेबल इंडिया को, या इंडिया कोशिश कर रहा है लुभाने की एक अड़े हुए चाइना को, इम्प्लेकेबल चाइना को, या फिर चाइना वास्तव में इंटरेस्टेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने में, या फिर चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चाइना इंडिया रिलेशनशिप को लेकर के, साइनो इंडियन रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ा गहराई से सोचना और बताना चारों में से क्या एटीट्यूड आपको देखने में मिल रहा है। थर्ड में वन वर्ड है, ऐसा आदमी जिसको खुश ना किया जा सके या खुश करना बड़ा मुश्किल हो। ऑलरेडी इसके लिए 2 वन वर्ड्स करवा दिए हैं, दोनों लिख देना याद हो तो, है ना, आंसर में। चौथे में सेंटेंस इंप्रूव करना है। ये जो ब्रैकेटेड पोर्शन है, या यूँ कह दूँ मैं अंडरलाइन पोर्शन है, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिल सकता है। कोशिश करो खुद से, कमेंट्स में आंसर रखा है वहाँ से मैच कर लेना।
5वें 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी। जिस पार्ट में एरर्स हैं उन पार्ट्स को मैंने हल्का हल्का कर दिया है अंडरलाइन। तो ढूंढ लो, अंडरलाइन करने के बाद तो मेरे ख्याल एरर मिल ही जानी चाहिए आपको। 7वां सेंटेंस थोड़ा सा नया है। 7वां क्वेश्चन, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को ओवरचर नाम के वर्ड को यूज़ करते हुए। ठीक है, ओवरचर को यूज़ करना है, ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है। तो कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डाल रहा हूँ। 7 में से कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से चेक करके कमेंट्स में बताना मुझे। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं तो। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।